ફેડરલ બેંકના ईडी आशुतोष खजूरिया આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે। आशुतोष जी, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। नंबर्स हमने देखे बहुत अच्छे से, आपने निम्स तो ऑल टाइम हाई हम देख रहे हैं, एसेट क्वालिटी में काफ़ी अच्छा सुधार देखने मिल रहा है। तो सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे नंबर्स आपने पोस्ट किए हैं। और चर्चा की शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि कैसे आपने परफॉर्मेंस ये आता हुआ देखा, कहाँ से सपोर्ट आता हुआ दिखा है इस बार तिमाही में। सर अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा सर। ये किसी एक तिमाही का दिया हुआ नहीं है, ये बेसिकली एक ग्रेजुअल, अगर आपने देखा हो तो ये एक क्रम से बढ़ता चला जा रहा है। मुनाफा जो था वो पहली तिमाही में करीब 600 करोड़ था, 604 करोड़, फिर वो 701 करोड़ हुआ दूसरी तिमाही में, और तीसरी में 804 करोड़। तो इस तरह से अगर आप देखें तो मुनाफा भी क्रमशः बढ़ा है। और अगर आप जीएनपीए, एनएनपीए सब देखें तो उसमें निरंतर जो है कमी आ रही है। प्रोविजन कवरेज भी इम्प्रूव हो रहा है। प्रोविजन को हम मतलब और एडिशनल प्रोवाइड कर रहे हैं। हम करीब 70% के नजदीक पहुंच गए हैं। दिस इज एक्सक्लूडिंग रिटर्न ऑफ अकाउंट्स। अगर आप रिटर्न ऑफ अकाउंट्स को जोड़ लें और तब प्रोविजनिंग देखें कवरेज, तो वो 83-84% के करीब है। तो आपने पूछा किस पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो जवाब ये कि ये हर सेगमेंट में इस पर्टिकुलर क्वार्टर में अगर आप देखें तो वृद्धि हुई है। अगर आप कॉर्पोरेट देखें, रिटेल देखें, एग्री देखें, एसएमई देखें, बिजनेस बैंकिंग, सब में ग्रोथ रेट जो है वो 18% के ऊपर रहा है, 18-20। इनफैक्ट कमर्शियल व्हीकल और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग वगैरह में 50% के ऊपर ग्रोथ हुई। और इसका मुख्य कारण ये कि उसमें बेस कम था। बेस कम होने से आपकी परसेंटेज ग्रोथ ज्यादा दिखती है, बट वो फोकस एरिया है। वो सभी सेगमेंट्स जहां पर थोड़ी रिच यील्ड हो, जहां इंटरेस्ट थोड़े मतलब आपको रिच रिटर्न्स मिले, उन पे हमारा फोकस था। तो क्रेडिट कार्ड्स हैं, पर्सनल लोन्स हैं, ये सीई जिसे कमर्शियल व्हीकल्स और कंस्ट्रक्शन रिंग कहते हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स कहते हैं, इन सब में जो हमारी ग्रोथ है वो आई, जैसा कि स्ट्रेटेजिकली हमारा विचार था। बट वॉट एवर सेड एंड डन, ये अभी बहुत छोटे सेगमेंट्स हैं, क्योंकि बैंक ज्यादातर जो है वो सिक्योर्ड सेगमेंट्स में ही रहा है। और इसलिए ये थोड़ा चेंज जरूर है कि हम उसमें जा रहे हैं, बट अभी भी ये बहुत छोटा पोर्शन है। मेन जो आई थिंक प्रॉफिट का जो कारण रहा है वो रहा है डिपॉजिट की कॉस्ट पे एक तरह का कंट्रोल। सिर्फ 21 बेसिस पॉइंट से हमारे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़े हैं 3 महीने में। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वो जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हैं उनका थोड़ा असर जो है वो नेचुरली कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स पे पड़ेगा, और साथ में ही यील्ड ऑफ एडवांसेस भी बढ़ेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि थोड़ा सा निम्स जो हैं वो आगे आने वाले समय में थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं 5-10 बेसिस पॉइंट। तो अगर 349 की निम अगर आपकी दिसंबर तिमाही की रही है, तो अराउंड 340 के आसपास हमारा जो है विचार है कि वो वहां आके स्टेबलाइज होगी निम्स। अब सर बहुत अच्छे से आपने ओवरऑल स्नैपशॉट दिया है। और अब मैं पर्टिकुलर एक चीज़ ये समझना चाह रहा था कि जिस तरह से हमने रिसेंट जो महंगाई के आंकड़े भी देखे, चाहे आप WPI देखें या चाहे जो आप IIP-CPI के आंकड़े देखें, जो गाइडेड रेंज हैं RBI के, उसके अंदर हम एक बार एंटर हो चुके हैं। लेकिन स्टिल एक कंफर्ट की जो बात आती है उसको ढूंढने के लिए RBI शायद और मे बी रेट हाइक थोड़े से कर सकते हैं। सबसे पहले तो सर ये समझाइए कि जो ये गाइडेड रेंज में अगर एक बार हम आ चुके हैं तो अब धीरे धीरे हो सकता है रेट्स जो है आने वाले 1-2 बार उसके बाद में मे बी स्टेबल होते हो, वहाँ से आगे फिर से मे बी कम होने के भी चांसेस हो। पर उसके पहले क्या आपको लगता है कि हमारा इकोनॉमी जो है वो ऐसे सिचुएशन पे आ चुका है जहाँ एक ग्लोबल जो सिचुएशन है उसके सामने हमारे पास एक पूरा कंफर्ट है रेट्स को, और अगर आगे हमें प्ले की और लेके जाना हो, बढ़ाने कम कराने हो, तो भी हमारे पास तो दोनों तरफ काफ़ी जगह अभी भी बची हुई है। आशुतोष जी। जी, मुद्रास्फीति की जहां तक हम बात करते हैं, और आपने खास तौर से बहुत अच्छा जी पॉइंट रेज किया, WPI की बात की, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, तो वो जी अगर आप देखें तो वो 5% के भी नीचे आ गई है, और बहुत दिनों बाद आई, करीब 21 महीने के बाद। एंड दूसरी तरफ अगर आप कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन देखें तो वो भी 6 का जो आंकड़ा है, जो बैंड है, वो 6 के नीचे कंसेक्यूटिवली 2 महीने से है। तो 4% अगर टारगेट है और उसमें बैंड 2% का ऊपर नीचे है, कि मतलब 2 से लेके 6% के बीच में रहनी चाहिए, तो उसमें ये आ चुके हैं। लेकिन उसको पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए कि हम 4 की ओर बढ़ें और 4 की तरफ
रहें, ना कि दोबारा 6 को क्रॉस करें। तो हो सकता है कि एक और हाइक रिजर्व बैंक करे 25 बेसिस पॉइंट का, ऐसा अनुमान है। लेकिन ये भी हो सकता है कि हम थोड़ा उसके लिए वेट करें और उसको देखें कि फरवरी में उसको पास करके और मे बी अप्रैल में वो पूरी स्थिति का फिर से मूल्यांकन करके, फिर से रिव्यू करके और अप्रैल में कॉल लें। ये दोनों ही संभावना हो सकती है। लेकिन ये सच है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन के आंकड़े अब आ रहे हैं, जिस तरह का डेटा आ रहा है सीपीआई डब्ल्यूपीआई का, हम अपने इंटरेस्ट जो रेजिंग साइकिल था उसके पीक पे पहुंच चुके हैं या उसके पीक के नजदीक आ चुके हैं। तो वो पीक अब 6.25 भी पीक होती है या 6.50 होती है, ये इट्स एनीबॉडीज गेस। तो अब ये देखते हैं कि अब 25 बेसिस पॉइंट का और आता है कि नहीं। अन्य अदरवाइज अगर कोई दूसरे तरह के अनफोर्सीन कोई चैलेंजेस ना आ जाए, अगर वैसा नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि हम काफी नजदीक हैं पीक के, या पीक पर हैं। तो अब उस स्थिति में थोड़ी देर तो मुझे ऐसा लगता है कुछ अवधि तक वो इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखेंगे। और उस हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले समय में अभी रेट कट की संभावना एकदम से आगे नजदीक में तो नहीं नजर आ रही। ऐसा अगर कुछ होगा भी तो ये व्यू शायद आने वाले सितंबर के बाद, यानी आने वाले वर्ष में, वित्तीय वर्ष की 2 तिमाहियों के बाद फिर वो ऐसे मे बी एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो सकते हैं। वो सब इस पे निर्भर करेगा कि इन्फ्लेशन कैसा जाता है। और इन्फ्लेशन को अगर आप देखें ग्लोबली भी, तो आपने देखा यूएस में भी काफी सुधार आया, वो भी नीचे की तरफ आया। यूके में भी नीचे की तरफ आ रहा है और यूरोप में भी नीचे की तरफ आया। तो मुझे लगता है कि जो बहुत तेजी से जो रेट बढ़ाए गए थे सभी सेंट्रल बैंक्स द्वारा, उनका असर अब दिखने लगा है और धीरे धीरे जो है वो रेट कंट्रोल में आ रहे हैं। हम आगे पीछे थोड़ा फेस डिफरेंस हो सकता है कि भारत में पहले आ गए हम अपने लिमिट के अंदर, और हो सकता है दूसरे देशों में थोड़ा बाद में आए। बट रुझान यही है कि अब हम शायद एडवांस्ड इकोनॉमीज में, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, वहां तो दूसरा रिस्क हो रहा है कि इन्फ्लेशन की जगह रिसेशन ना। ठीक है सर। अब ये जो तीसरी तिमाही होती है हमारी, उसमें जो एग्री की वहाँ से जो इनकम होती है हमारी, वो काफ़ी अच्छे जो लेवल पे आती है, बिकॉज़ सॉइंग वगैरह उसके बाद जो भी इनकम होती है Q3 Q4, ये दोनों ही तिमाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है, क्योंकि Q3 में ज़्यादा बोरोइंग होते हैं, Q4 में रियलाइजेशन होना नहीं होना। हम एग्री एडवांसेस देख रहे हैं आपके, जो कि जो है वो बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं 19.7% का। ये थोड़ा सा तालमेल समझाइए, इससे ग्रामीण भारत को कैसा प्रकार का विकास, कैसा प्रकार का ग्रोथ हम वहां पर देख रहे हैं, वो समझ पाएंगे आशुतोष जी। हाँ, तो अग्री की तरफ हमारा फोकस पिछले 2-3 सालों से बढ़ा है। और उसका कारण मुख्यतः ये भी रहा है कि अब हम उसको सिर्फ एक ऐसा नहीं मानते कि ये पीएसएल यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का एक पार्ट है, और इसलिए चूंकि आरबीआई ने कोई आपको दिशा निर्देश दिए हैं कि आपके टोटल लोन में से 18% जो है वो एग्री में होना चाहिए, उसमें 9.5% जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को होना चाहिए। वो एकमात्र लक्ष्य नहीं है, वो तो करना ही है, क्योंकि वो तो केंद्रीय बैंक द्वारा दिया गया एक दिशा निर्देश है जो सभी बैंकों को पालन करना है। हम ढूंढ रहे हैं एग्री में एक सचमुच में वायबल और प्रॉफिटेबल ऑप्शन। तो वो हमने उसमें सबसे पहले काम तो ये किया कि जो हमारे एग्री ग्रेजुएट्स से जो बैंक में ब्रांचेस में जनरल बैंकिंग कर रहे थे, उन सबको हटा के हमने उनको एग्री रिलेशनशिप ऑफिसर्स बनाया, एग्री डेवलपमेंट ऑफिसर्स बना के उनको वी हैव सेंट देम ऑन स्ट्रीट। अब वो फील्ड में है। अब वो फील्ड में जाकर किसानों के साथ बात करके और उनकी आवश्यकताओं को समझकर, या इवन वसूली जो रिकवरी से रिलेटेड जो उनको प्रेरित करना है कि वो अपने अकाउंट को करंट रखें और उस हिसाब से दोबारा बोरो करें, दोबारा पे करें, वो साइकिल को एक्सेलरेट करें बार बार, जिससे कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्री सेक्टर में बढ़े। और ये दिख रहा है कंटिन्यूअसली। अगर आप देखें हमारे एग्री की ग्रोथ जो है वो 16 से 20% के बीच में है, जो बहुत ही एनकरेजिंग है। तो जो फोकस वहां था वो अपना रिजल्ट दे रहा है। इसमें कुछ हिस्सा एग्री गोल्ड लोन्स का भी है, जहां पर गोल्ड लोन जो है वो क्रॉप के लिए, उनके बुआई के लिए जो है वो दिए गए हैं। तो ये सब मिलाकर जो टोटल ग्रोथ है एग्री की, वो काफी एक्सेप्टेबल है। लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ 18% का टारगेट यही अचीव करना है, ऐसा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है कि इसको हम एक इम्पॉर्टेंट और एक वायबल सेगमेंट की तरह चेस करें।
और इसमें देखें कि इसमें बैंक की ग्रोथ अपने एग्रीकल्चरिस्ट के साथ मिलकर कैसे हो सकती है, कैसे हम उसमें जा सकते हैं। उसमें कई चीजें हैं, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंस, यानी कटाई के बाद का जो फाइनेंस है वो वेयर हाउस रिसीट्स के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट्स के माध्यम से, जिस तरह से भी हम उसमें भागीदार बन सकते हैं, हम उसमें शामिल हो रहे हैं। तो बहुत प्री हार मैंने बुआई से लेके और कटाई के बाद तक का जो पूरा जो एक चेन है, हम उसमें पूरी तरह से एक्टिवली शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल सर। और आखिर में मैं थोड़ा-सा समझना चाह रहा था रिटेल के सेगमेंट को, बिकॉज़ वहाँ पर भी हम देख रहे हैं ग्रोथ तो काफ़ी अच्छे से देखने मिल रही है, और रिटेल की जो एक परचेज़ पावर का है या जिसे कहें बोरोइंग पावर का है, वो भी थोड़ी-सी फिर से एक बार, भले ही इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हों, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट अभी भी है नए कर्ज़ को लेने के लिए भी, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लिक्विडिटी भी आ रही है, चर्न आउट जो हम कहते हैं कि लिक्विडिटी का चर्न होना, वो भी बहुत अच्छे से हो रहा है। ये एक बार समझा दीजिए सर, सर्कुलेशन कैसे हो रहा है? तो रिटेल में 3 सेगमेंट्स हैं जिसमें हम काफ़ी क्या कहना चाहिए, एक्टिवली जी सर। इन्वॉल्व्ड हैं, और पूरे हमारी हाज़िरी जो उसमें है, हमारी उपस्थिति जो है वो जी। नोट नोट की जा सकती है या नोटिस हो रही होगी। एक है उसमें से गृह ऋण। गृह ऋण में हमारा काफ़ी फ़ोकस है। होम लोन्स हम काफ़ी समय से बिल्ड अप कर रहे हैं, तो हमारे पूरे पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो होम लोन्स का है। और इसमें ग्रोथ भी पूरे रिटेल सेगमेंट में 18% से ऊपर की ग्रोथ इसमें भी हुई है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ तो इस बार जो किसी खास सेगमेंट में ग्रोथ ना होकर हमारा टोटल जो लोन्स का पोर्टफोलियो वो 19.5% से बढ़ा है। और अगर आप इंडिविजुअल सेगमेंट वाइज जाएंगे तो आप देखेंगे 19.7 एग्री में हुआ, 18.2 के करीब जो है वो रिटेल में हुआ, और कमर्शियल बैंकिंग जो कि मतलब जिनको आप मीडियम एंटरप्राइज कह सकते हैं, जो कॉर्पोरेट से नीचे बट स्मॉल से ऊपर यानी बिजनेस बैंक से ऊपर हैं, उस मझोले सेगमेंट में भी हमारी 18.5% की ग्रोथ हुई। तो कुल मिलाकर, और कॉर्पोरेट में भी 19% की ग्रोथ हुई। तो मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे हर सेगमेंट में जो ग्रोथ है वो 18 से 20% के बीच में हुई, और ये एक अच्छी खबर थी हमारे लिए। और वापस आए आपके प्रश्न पर रिटेल में, तो दूसरे 2 सेगमेंट्स होम लोन के अलावा जिसमें हम फोकस कर रहे हैं, उसमें से एक है ऑटो लोन्स। ऑटो लोन्स में भी हम काफी एक्टिव हैं, और एक क्रेडिट कार्ड्स और अनसिक्योर्ड वाला पोर्शन है। हालांकि वो बहुत छोटा है, उसमें आपको ग्रोथ दिखेगी 100% 200%, लेकिन वो उससे मतलब ज्यादा कुछ द्योतित नहीं होता। यही द्योतित होता है कि कल तक हम नहीं करते थे उस काम को, हमने करना शुरू किया तो बेस बहुत छोटा है। तो बेस जब छोटा है तो इसलिए क्रेडिट कार्ड वगैरह में पहली बार हमने 4 का आंकड़ा उसमें भी पार कर लिया, 1000 करोड़ हमने पार कर लिए। पर्सनल लोन्स जो है वो भी अनसिक्योर्ड सेगमेंट होता है, वो 17 से 1800 करोड़ का वो पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट जो है वो वहां पर मेंटेन्ड है। तो करीब हमारा 3000 के करोड़ के करीब का जो है वो आपका क्रेडिट कार्ड प्लस पर्सनल लोन का जो है सेगमेंट बन रहा है, जो कि अभी भी पूरे टोटल लोन के 2% से कम है, क्योंकि 1,70,000 करोड़ के करीब की आपकी लोन बुक है। ग्रॉस अगर देखें तो 1,71,000 करोड़ की, तो 1,71,000 करोड़ का अगर आप 2% ले तो 3400 करोड़ होता है। और हमारा अभी ये जो जिसे आप अनसिक्योर्ड कह सकते हैं, क्रेडिट कार्ड और ये मिलके अभी भी 2% से नीचे है। कुछ एक बैंक प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक में भी कुछ अग्रेसिवली जो इसमें प्लेयर्स हैं, उनके 10-10% तक पोर्टफोलियो, जो 10-15% तक के भी पोर्टफोलियो जो है वो अनसिक्योर्ड में अभी हम उससे काफी दूर हैं। इसलिए वो ग्रोथ रेट काफी अच्छे दिख रहे हैं, बट उसके थ्रू हमारी यील्ड को जरूर फायदा मिल रहा है, हमारी निम को जरूर फायदा मिल रहा है। और अभी परफॉर्मेंस भी काफी उन सेगमेंट्स की संतोषप्रद है, काफी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है। क्रेडिट क्वालिटी पे तो बैंक का सदा से फोकस रहा है, और हमने हमेशा से कोशिश ये की है कि हमारी जो क्रेडिट पोर्टफोलियो उसकी क्वालिटी बरकरार रहे। तो उसको बरकरार रखते हुए बिल्कुल। रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वी आर ट्राइंग टू टेक as much risk, as much expansion as much possible for certain high डेफिनेटली सर। yielding segments. और आखिरी सवाल सर, मैं बजट के ऊपर ही पूछना चाह रहा था। हमारे सेगमेंट की ओर से, हमारे सेक्टर की ओर से बजट को लेकर क्या उम्मीदें, क्या आशा अपेक्षाएं आपकी ओर से? तो एक तो अपेक्षा ये कि मेरे ख्याल से जो फोकस रहेगा सरकार का भी वो ये रहेगा कि जी। देश में क्रेडिट ग्रोथ बढ़े। हालांकि ये जी। मेनली तो मुद्दा होता है मॉनेटरी अथॉरिटी का, यानी रिजर्व बैंक खासतौर से फोकस करता है क्रेडिट पॉलिसीज में, लेकिन राइट। फिस्कल पॉलिसीज भी अगर उसके साथ अलाइन हो जाएं तो ग्रोथ काफी तेज गति से हो सकती है। एक उदाहरण देंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी गारंटी स्कीम लेके आई थी जिसको ECLGS कहते हैं। तो उसमें जो 3 लाख 4 लाख करोड़ का
जो उन्होंने एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया जो कि जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, बैंक्स ने भी अपने कंफर्ट के हिसाब से उसके अंडर लेंडिंग की, और उसका फायदा ये हुआ कि आपके कई ऐसे केसेस जो कोरोना की वजह से थोड़े इम्पैक्ट हुए थे और गंभीर रूप से इम्पैक्ट हुए थे, उनको इस तरह की मदद मिलने से वो वापस पटरी पे आ गए, और ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ज्यादा क्रेडिट लॉसेस आएंगे, अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से तो ऐसा नहीं लगता। तो ऐसा नहीं हुआ कि 3 लाख 4 लाख करोड़ जो है स्ट्रेट अवे किसी को दे दिए गए अनुदान के तौर पर और वो उनको कंज्यूम कर गए, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने उसको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंक से जो अतिरिक्त ऋण मिला, उस ऋण के माध्यम से उसको रीबिल्ड किया अपने बिजनेस को, और ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल से एक अच्छी नीति और पॉलिसी थी, जिसकी वजह से बैंक्स का तो जो वो था एक कंफर्ट लेवल वो तो बढ़ा ही कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है। हमारे जो लघु और मझोले उद्योग थे उनको एक बहुत अच्छी सपोर्ट मिली, और वो वापस अपनी गाड़ी को पटरी पर ला सके, जो कोरोना का एक सीरियस इम्पैक्ट था उस पर। क्योंकि अगर आप देखें उसमें डिफॉल्ट जैसे जी। कोई बहुत असामान्य डिफॉल्ट नहीं है, ना ही कोई बैंक्स ने कोई बहुत ज्यादा अभी तक उसमें क्लेम किया है गारंटी जी। के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही सामयिक मदद थी और बड़ी समीचीन थी, उपयुक्त थी, जैसी होनी बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल, तो ये सारे मुद्दे हैं, ज़रूर हम ध्यान में रखेंगे। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल के आप हमारे साथ जुड़े और ये सारी जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर।